Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. अब किस तरह आप देख रहे हैं बाजार और कौन से सेक्टर्स पे जो आपकी नज़र है जहाँ पे कुछ ग्रोथ और देखने मिल सकता है? ऑफ कोर्स अर्निंग स्पेसिफिक ही मोस्टली रहेगा आपका व्यू पॉइंट, पर ज़रा बताएं। जी देखिए, जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे, कल जो मेन रिजल्ट था बजाज फाइनेंस, वो मिले जुले रिजल्ट रहे। गाइडेंस में थोड़ा कॉशियस लगा मैनेजमेंट, और जिस तरह से आईटी के कल जो स्टॉक्स नीचे गए, वो दिख रहा है कि ओवरऑल यहाँ आईटी में अभी भी प्रेशर है। तो अगर बैंकिंग के बाद कोई सेक्टर आता है तो आईटी आते हैं, उनका वेटेज आता है यहाँ, तो उसके वजह से ना आप देखो निफ्टी में प्रेशर रहा है। बैंकिंग और एनबीएफसी अगर देखो तो ओवरऑल काफी अच्छे रिजल्ट रहे हैं कंपेरेटिवली कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, और जो कुछ मिड कैप के भी ठीक ठाक रिजल्ट आ रहे हैं। तो काफी मिले जुले रिजल्ट रहे पूरे ये, अगर आप सीजन देखो। और मेरी भी एक्सपेक्टेशन ये सीजन में यही है कि यहाँ इतना बढ़ोतरी नहीं होगी सीजन में। आई थिंक सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स आई थिंक हमें वो जो रेट कट आया है, इन्फ्लेशन डाउन है, उसका इम्पैक्ट हमें सेकेंड क्वार्टर से दिखेगा। खास करके एफएमसीजी कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन वहाँ और दिखेगा, कंजम्पशन में बढ़ोतरी होगी। और बैंकिंग और एनबीएफसी में भी, क्योंकि तब एक कह सकते हैं ना जो इंटरेस्ट रेट कट है उसका काफी बेनिफिट जा चुका होगा। तो मेरे हिसाब से ना आई थिंक सेकंड क्वार्टर विल बी मच बेटर। ये क्वार्टर में आई थिंक हम लोग जैसे हर रोज रिजल्ट के हिसाब से ऊपर नीचे हो रहे। एक अच्छी बात हुई कल यूके और इंडिया का जो एफटीओ है उसके वजह से हमने कुछ सेक्टर में देखा कि बाइंग आई है, लेकिन ऑफकोर्स वो काफी फैक्टरिंग था। आगे जाके अगेन इंडिया यूएस का क्या ट्रेड डील होता है उस पर भी नजर रहेगी, लेकिन ये अभी भी मुझे ऐसा लगे 1-2 महीने हम लोग रेंज बाउंड रहेंगे। और सेक्टर स्पेसिफिक में ऑफकोर्स बैंकिंग, एनबीएफसी, सिलेक्टेड रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट में भी आप देखिए हर एक के अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, जहां जहां आपको स्टेट वाइज पॉकेट वाइज देखना पड़ेगा। और कंजम्पशन में आई थिंक धीरे वहां तेजी आएगी। तो उस तरह से आप देखिए ऑटो में यूके और इंडिया के जो एफटीए हुआ है तो उसमें थोड़े कुछ ऑटो इंडस्ट्री, ऑटो स्टॉक्स में भी नजर रख सकते हैं। लेकिन तपन जी, आपसे जानना चाहेंगे, बजाज फाइनेंस 9,500 का स्टॉक हुआ करता था, अब 950 रुपए के आसपास का स्टॉक है, और हमने देखा है कि 900 रुपए के आसपास सपोर्ट लेके थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है प्राइस मूवमेंट में। आप क्या सलाह देंगे बजाज फाइनेंस के निवेशकों को? जी अभिषेक जी, जैसे वरुण ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया किस तरह का रिजल्ट था, और यहाँ जैसे मैंने बोला कि मुझे भी यहाँ मैनेजमेंट कमेंट्री थोड़ी कॉशियस लगी। और सबसे पहले बात करते हैं वैल्यूएशन की। ऑफ कोर्स 6 टू प्राइस टू बुक वैल्यू है, वन ऑफ द रिच वैल्यूएशन कह सकते हैं, पिक्चर परफेक्ट है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ी भी अगर ना ऐसी कॉमेंट्री आती है तो थोड़ा दबाव आता है स्टॉक में, लेकिन हमें थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए बजाज फाइनेंस को देते क्योंकि उनका हिस्ट्री जिस तरह से रहा है, एक तरह से हम ना 25% AUM ग्रो किया है इसे 4.5 लाख करोड़ बुक पे, यानी इट्स नॉट इजी, करेक्ट। और अगर आप देखो तो हमेशा प्रॉफिट भी बीट किया है या आसपास ही रहा है, तो वो हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट बजाज फाइनेंस को हमेशा मिलेगा। हाँ, अभी क्या है कि लीडरशिप ट्रांजिशन भी हो रहा है, उनके एमडी ने रेजिग्नेशन दी है, लेकिन अभी राजीव जैन आए तो वो तो कैपेबल है, वो हमें सब पता है। लेकिन ये जो एक बात आई कि एमएसएमई में वो थोड़े लग रहा है कि उनको आगे जाके लोन बुक में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन देखिए बजाज फाइनेंस हमें भी पता है वो एमएसएमई पे काफी कॉन्सेंट्रेट करती है और करेगी, क्योंकि उनका लोअर बेस रहता है कस्टमर फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, एमएसएमई फाइनेंस, तो वहां वो उनका सेगमेंट अच्छा रहेगा। बस वो देखना है कि किस तरह से वो जो एनपीए वो हैंडल करे। थोड़ा एनपीए बढ़ा है यहाँ से, तो वो एक आप कह सके थोड़ा नेगेटिव भी रहा, और आगे जाके भी वो फी बेस इनकम पे काफी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है वो उनके फेवर में है, तो आगे जाके कंज्यूमर फाइनेंस अच्छा खासा ग्रो होगा, क्योंकि आई थिंक दिवाली सीजन में एक अच्छा खासा ग्रोथ हम लोग देख पाएंगे, 20-25% का मिनिमम, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा बिकते हैं, वहां उनका अच्छा खासा सेगमेंट है, और क्रेडिट कार्ड ग्रोथ भी उनका अभी अच्छा चल रहा है। तो देखना पड़ेगा किस तरह से वो एनपीए अपने मेंटेन करते, क्योंकि ये जो कंज्यूमर फाइनेंस होता है, पर्सनल लोन होता है, एमएसएमई, वो हमेशा प्रोन होता है एनपीए के लिए। तो यहाँ थोड़े मैनेजमेंट कॉशियस, इसलिए इस प्राइस टू बुक वैल्यू पे मैं भी थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा नीचे आने की राह देखिए, क्योंकि अभी तो पिक्चर परफेक्ट है। मेरे हिसाब से अगर मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी होती और थोड़े बीट होता तो देख पाते यहाँ से लेने का, लेकिन अभी तो आई थिंक होल्ड करना जरूरी है, और यार नीचे की राह देखिए, नया बाई की मैं यहाँ सलाह नहीं दूंगा। एसआरएफ के चार्ट्स पर आपकी राय क्या, एसआरएफ इनफैक्ट फंडामेंटली आपकी राय क्या होगी? जी मानसी, देखिए एसआरएफ की बात करें तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हमें देख रहे हैं, और अगर आप देखो तो उनका और एग्रोकेमिकल में भी एक पोर्शन है, तो वहाँ भी वो काफ़ी हद तक एक्सपांशन कर रहे हैं। आई थिंक 250 करोड़ का वो दहेज फैसिलिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑल्सो वो इंडोर में भी नेक्स्ट 2 साल में वो नए प्लांट्स ला रहे हैं।
प्लस फार्मा इंटरमीडिएट में भी वो आगे जाके ना एंटर करने वाला है, तो वो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हम यहाँ देख रहे हैं। जिस तरह की पैट की बात करें तो उनमें अच्छा खासा हमने लास्ट टाइम जंप भी देखा था और परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है ओवरऑल, ऐसा खराब नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स केमिकल सेक्टर हमें पता है ना कि काफ़ी एग्रोकेमिकल में ज़्यादा तेज़ी है कंपेयर टू स्पेशलिटी एंड ऑल दैट। लेकिन जिस तरह का एसआरएफ का परफॉर्मेंस रहा है, आई थिंक आगे जाके मार्जिन एक्सपेंशन का वो लोग ट्राई करें। मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी कि उन्होंने बोला कि हम लोग अभी एक्सपेंशन में ज़्यादा फोकस करें, जिस तरह से ये आज की न्यूज़ देखी और मैंने जो कुछ बोले, तो आगे जाके उनको कैपेक्स है तो, लेकिन हाँ एक तरह से मार्जिन थोड़ा प्रेशर में रहेगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ से मुझे फ्लोरोकेमिकल और वहाँ सब जहाँ उनका अच्छा खासा सेगमेंट है उसमें भी प्राइसिंग स्ट्रांग लग रही है और एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ेगा यहाँ से। तो जब मैं ये देखता हूँ कि नो इस तरह सा जो माहौल है एसआरएफ में और प्लस वैल्यूएशन भी देखूँ, आई थिंक एक स्टॉक अच्छे लेवल पे है, लेकिन एज ए सेल नहीं है, लेकिन यहाँ एक तरह की होल्ड की रेटिंग है मेरे एंड से। और क्योंकि उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट थोड़ा मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है और देख रहा हूँ एग्जीक्यूशन भी, सो मेरे अगर आपके पास स्टॉक है तो ये होल्ड करना चाहिए यहाँ से। आरईसी क्या लगता है तपन जी, यहां से अब चलेगा? जो सुस्ती थी शेयर में काफी समय से, क्या वो दूर होगी फिर से? जी अभिषेक जी, देखिए जब से ये रेट कट आया तो काफ़ी हद तक फोकस था कि पीएफसी आरईसी ना एक तरह से बढ़ेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स वो भी एनबीएफसी है एक तरह पावर सेक्टर में, लेकिन उस तरह से बढ़ा ही नहीं है। उसके एक रीज़न था कि आप देखिए कि काफ़ी जैसे जेंसोल इंजीनियरिंग ईवी में डिफॉल्ट हुआ तो उसे इरडा का भाग था। यहाँ भी एक तरह का फोकस आने लगा कि सोलर पैनल जो कंपनीज होती है ना, वहाँ बातें चल रही है कि वहाँ जाके देखो सभी कंपनी तो नहीं चली, कहीं ना कहीं कोई डिफॉल्ट करेंगे। तो आरईसी पीएफसी जो इन्होंने दिया है रिन्यूएबल्स और वहाँ, तो वहाँ क्या एनपीए बढ़ेंगे, वो एक बड़ा मैटर रहता है 6 महीने 1 साल में। क्योंकि देखो लेफ्ट राइट सेंटर अभी ये प्लेयर्स आए तो इनको लोन भी दी गई है। तो आरईसी में मुझे ये लग रहा है कि ये हैंगओवर हमेशा रहेगा इवन फॉर ईडा के लिए। ईडा का देखिए आप किस तरह से रिजल्ट आया, लेकिन आरईसी कंपेरेटिवली इतना लेस एग्रेसिव है कंपेयर टू ईडा। और आप देखो कल का रिजल्ट ठीक ठाक ही था और जो डिसबर्समेंट गाइडेंस है वो बहुत अच्छा इनका, उन्होंने बोला है, जो मैनेजमेंट ने बोला कि 30 to 35% का वो डिसबर्समेंट करने वाले। और बात करें कि जो स्प्रेड है अराउंड 2.9 से 3.7%, विच इज क्वाइट गुड। अगर बाकी सब में देखूं तो रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा खासा रहा था। और आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक डेट टू इक्विटी हाई है, लेकिन वो ऑफकोर्स लोन देती है तो, लेकिन वहां भी वो काफी कंट्रोल किया। और ऑफकोर्स गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो बेनिफिट रहेगा। लेकिन अभी के लाइव में अगर ये मैं देखूं वैल्यूएशन वाइज, आई थिंक ये एक डिसेंट लेवल पे है। जैसे मैंने बोला कि वो एक मैं एनपीए पे हमेशा फोकस करूंगा, वहां बढ़ने, अदरवाइज यहाँ पे आई थिंक आप होल्ड भी कर सकते हो। ये लेवल अच्छा है होल्ड करने के लिए। तपन जी आप जरा बताइए कि आज की जो गिरावट आ रही है, क्या आपको लगता है कि ये गिरावट और बढ़ेगी या फिर 1-2 दिन चलेगी फिर शेयर संभलते हुए दिखेंगे? क्या करना चाहिए बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस, इन शेयरों में? अभिषेक जी देखो एनबीएफसी को भी हमें सेगमेंट वाइज देखना चाहिए। जैसे नो एक होते हैं हाउसिंग फाइनेंस, जैसे एलआईसी हाउसिंग और वो सब होते हैं, एल&टी हाउसिंग फाइनेंस। दूसरे होते हैं कंज्यूमर फाइनेंस जहाँ बजाज फाइनेंस आते हैं। एक होता है व्हीकल फाइनेंस जहाँ श्रीराम फाइनेंस है। तो हर एक की अलग कैटेगरी है, हर एक का खुद का सेगमेंट होता है जहाँ वो फोकस ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ जो एमएसएमई फोकस होते हैं या जो कंज्यूमर, वहाँ अपने बजाज फाइनेंस का जिस तरह से हमने सुबह भी बात की, कमेंट्री काफ़ी वीक है, जिसके वजह से हमें लगा ही था कि ये गिरेगा और उसके वजह से काफ़ी स्टॉक गिरे। लेकिन आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस को इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। अभी जैसे एलआईसी हाउसिंग है या एल&टी हाउसिंग है, उनका मेजर सेगमेंट हाउसिंग फाइनेंस होता है, तो वहाँ इतना इम्पैक्ट नहीं है। उनके रिजल्ट भी ठीक ठाक रहे और उनका कोलेटरल भी अच्छा है। जबकि कंज्यूमर फाइनेंस और एमएसएमई में कोलेटरल इतना अच्छा नहीं होता, तो एनपीए का डर रहता है। अब आप क्रेडिट कार्ड ग्रोथ देखो तो वहाँ भी एनपीए का डर रखता है, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा गिर रहा है। जब हम श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो उनका जैसे कहते हैं ना कि व्हीकल फाइनेंसिंग, तो आई थिंक अभी रिजल्ट आया, जो कॉमेंट्री भी आई वो इतनी अच्छी नहीं थी। एंड कंपेरेटिवली क्योंकि ऑटो सेक्टर थोड़ा वीक है, तो वहां भी आप देख रहे हो कि श्रीराम फाइनेंस हमने वीकनेस देखी। तो आई थिंक किसी भी इन्वेस्टर को देखना है तो उनको इस तरह से सेग्रीगेट करके देखना चाहिए। हाँ, ओवरऑल एनबीएफसी थोड़ा वीक जाएगा तो सभी स्टॉक गिरेंगे, लेकिन आई थिंक सेगमेंट वाइज आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज मुझे यहाँ ठीक लग रही है क्योंकि कोलेटरल अच्छा है। वीकनेस हमें कंज्यूमर फाइनेंस और यहाँ दिख रहा है जियो फाइनेंशियल की। हम लोग अगर बात कर लें तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा बेटर, क्योंकि वो कैपिटल मार्केट ओरिएंटेड है और अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, आगे जाके रेवेन्यू होगा। तो जियो फाइनेंस भी ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन यस व्हीकल फाइनेंस और कंज्यूमर फाइनेंस में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ।
क्या एबी कैपिटल कॉन्ट्रा बाइंग करने के लिए ठीक है या फिर अभी रहने दें, थोड़ा माहौल क्लियर होने दें, उसके बाद कोई दाव लगाएं? ओवरऑल अगर आप देखो तो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स भी ना काफ़ी प्रेशर में भी रिसेंटली रहे क्योंकि जेन स्ट्रीट के बाद। और अगर हम लोग एएमसी की बात करें, ऑफ कोर्स आदित्य बिरला कैपिटल ब्रोकिंग बिजनेस भी है तो थोड़ा वहाँ दबाव हमें देख रहे हैं। और आगे जाके भी ऑफ कोर्स वो मैनेजमेंट की बात करते हैं, वो 25% का ग्रोथ बोल रहे हैं ईयर ऑन ईयर, इस तरह ना उनके ईयू में भी होगा। और एबी रियल एस्टेट भी अगर, क्योंकि ये एक तरह की कह सकते हैं ना कि कॉन्सेंट्रेटेड कंपनी, तो यहाँ रियल एस्टेट का भी थोड़ा आपका इम्पैक्ट आ जाता है इसमें। एएमसी की बात करें तो वहाँ एक इनका जो आदित्य बिरला कैपिटल का सबसे बड़ा अगर मेजर है तो एएमसी है, करेक्ट। और एएमसी का ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा ना एयूएम क्रॉस हो गए, तो वो एक पॉजिटिव। और आप देखो कि काफी हद तक ये सभी स्टॉक्स ना ये सब चले थे रिसेंटली, लेकिन वो यूटीआई एएमसी का इतना रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। और आगे जाके मुझे ऐसे लग रहा है कि आदित्य बिरला अगर ब्रोकिंग बिजनेस उन सब की बात है तो इतना चल नहीं रहा है, एएमसी एक है उनका जो मेन चल रहा है। तो स्टिल आई फील कि आदित्य बिरला कैपिटल की जगह आई थिंक काफी अच्छे अपने एचडीएफसी, एएमसी और काफी 2-3 और स्टॉक है जो आप नजर में रख सकते हैं। आदित्य बिरला ऑलरेडी बहुत भाग चुके हैं, आई थिंक उनके जो पीयर्स कंपनी है वैल्यूएशन वाइज मुझे वो ज्यादा कंफर्ट दे रहे हैं कंपेयर टू आदित्य बिरला कैपिटल। इसी की जगह एसबीआई लाइफ दिखाएं, स्टॉक वन ऑफ द टॉप गेनर्स निफ्टी इंडेक्स में है। इस पे आपकी राय चाहिए कि किस तरह लाइफ इंश्योरेंस इंसुलेटेड और किस तरह बढ़ रहा है, और लॉन्ग टर्म व्यू ही दीजिए। लॉन्ग टर्म व्यू इंश्योरेंस अगर आप बिजनेस देखें ना तो काफ़ी सेफ है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि ना हमें भी पता है कि बहुत बड़ा रनवे है यहाँ से। क्योंकि अगर हम लोग एसबीआई लाइफ की भी बात करें, जो रिजल्ट है बहुत अच्छा है कंपेरेटिवली, हाँ मिले जुले लगेंगे लेकिन ठीक ठाक था कंपेयर टू जो जिस तरह का माहौल अभी है। और एचडीएफसी लाइफ का भी आगे ठीक ठाक ही था। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि अगर इनकी वीएनबी की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 26 से 27% का वीएनबी ग्रोथ बोल रहे हैं यहाँ से। इवन अगर हम लोग प्रोटेक्शन ट्रेडिशनल प्लान इनकी बात है वो भी अच्छे चल रहे हैं। और यहाँ से क्या होता है, वो बैंक इंश्योरेंस काफी अच्छा चल रहा है, खास करके एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ इन सब का। और यहाँ से ना डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन पे अभी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रहा है और पेनिट्रेशन ऑलरेडी है 7-8% है, लेकिन यहाँ जाके ऑफकोर्स वी अंडर पेनिट्रेट, तो इंश्योरेंस बिजनेस यहाँ से रहेगा आगे भी। लेकिन देखिए ये ऐसा सेक्टर नहीं है कि रातों रात भागेगा, ये वेल नोन सेक्टर है, तो यहाँ आप डिसेंट रिटर्न की उम्मीद रख के चले। ऐसा कोई बड़ा कंपाउंडिंग रिटर्न कह सकते हैं 25-30% ऐसे ये ग्रोथ सेक्टर नहीं हो सकता है यहाँ से, क्योंकि ये वेल डिस्कवर्ड मार्केट है। लेकिन मार्जिन एक्सपेंशन स्लोली एंड ग्रेजुअली होगा। गवर्नमेंट की काफी सारी इनिशिएटिव्स, इरडा की इनिशिएटिव्स आ रही है इंश्योरेंस के लिए। और परसिस्टेंस रेशियो अगर आप देखो इन सबके इंप्रूव है। परसिस्टेंस रेशियो अगर हम लोग बात करें एसबीआई की ऑलमोस्ट 87 के आसपास है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट। तो ये सब देख के जब मैं ये सब रेशियोज देखता हूँ, जिस तरह से डिमांड है, आई थिंक ये एक सेफ बेट रहेगा इंश्योरेंस बिजनेस। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, एक कंसिस्टेंट रिटर्न आपको दे सकता है यहाँ से। Okay, that's